नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स पार्ट 2 का प्रैक्टिस सेट 1.3। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस देखने के पहले हम क्या समझेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है और कन्वर्स क्या होता है। ठीक है, तो चलो आपको बताती हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो समझिएगा, अगर हम किसी स्टेटमेंट को इफ देन के फॉर्म में लिखें, यानी इफ लिखा, उसके बाद से फिर यहाँ पर कुछ आएगा, उसके बाद मैंने लिख दिया देन, और देन के बाद भी यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट का पार्ट रहता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कंडीशनल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कंडीशनल, यानी कुछ ना कुछ कंडीशन होगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये जो इफ है ना, इफ का मतलब क्या होता है बच्चों, यदि या फिर अगर भी हम बोल सकते हैं। मतलब अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा होगा। जैसे एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आसमान में बादल छाए हैं, ठीक है, अगर आसमान में बादल छाए हुए हैं तो बारिश होगी। ठीक है, तो देखो मैंने आपको हिंदी में कैसे बोल करके बताया कि यदि ऐसा हुआ, यानी यदि आसमान में बादल छाए हैं तो फिर क्या होगा, तो फिर बारिश होगा। ठीक है, उसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी हम लोग क्या करते हैं, जो भी स्टेटमेंट होते हैं ना, उनको ये इफ देन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी, आपको समझ में आएगा। ओके, और देखो यहाँ पे ये जो देन है ना, देन का मतलब क्या होता है, तो यानी अगर ऐसा हुआ, यदि ऐसा हुआ तो फिर ऐसा होगा। ठीक है, इफ के बाद ना यहाँ पे स्टेटमेंट का पार्ट होता है, चलो उसको मान लेते हैं कि वो है एक्स। ठीक है, और देन के बाद भी यहाँ पे कुछ पार्ट होता है, इसको हम लोग मान लेते हैं वाई। ओके, चलो इतनी बातें आपको समझ में आई। अब यहाँ पे एक और बात समझिएगा, ये जो इफ के बाद स्टेटमेंट होता है ना, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इस नाम से जानते हैं, इसको कहा जाता है एंटीसीडेंट। मैं आपको लिख करके बताती हूँ, देख लो एक बार, एंटीसीडेंट। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा प्रॉपरली। और इसको क्या कहा जाता है, कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट, राइट, यस। तो ये होता है स्टूडेंट्स आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। चलो एक एग्जांपल लिखते हैं मैथमेटिक्स के टर्म में, एक एग्जांपल है ना। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि इफ अ नंबर इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, then it is even or odd। ठीक है, तो ध्यान से देखो इस स्टेटमेंट को, इसके अंदर इफ भी आया है और देन भी आया है। देखो यहाँ पे कंडीशन बताई गई है कि अगर कोई नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, तो या तो वो क्या होगा, इवन होगा, या फिर वो क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, तो इसी टाइप के स्टेटमेंट को कहा जाता है बच्चों कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, समझा ना आप लोगों को, इफ अ नंबर इज अ प्राइम नंबर देन इट इज इवन और ऑड। ओके, चलो अभी आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, आपको क्या बताना है, ये स्टेटमेंट में एंटीसीडेंट क्या होगा और कॉन्सिक्वेंट क्या होगा, जरूर मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए। ठीक है, आपको बताया ना कि एंटीसीडेंट क्या होता है, इफ के बाद जो भी आपका स्टेटमेंट का पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो देखो इफ के बाद कौन सा वाला स्टेटमेंट का पार्ट है, कहां से कहां तक है, तो यहां से लेकर के देखो, अ नंबर इज अ प्राइम नंबर, ये आपका क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट। ओके, और कॉन्सिक्वेंट क्या होगा, तो जो देन के बाद होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। यानी कि ये वाला जो पार्ट है, दिस वन, इट इज इवन और ऑड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा। ओके, तो जिसको भी समझ में आया है जरूर आप मुझे कमेंट करके बताइए अभी के अभी कि एंटीसीडेंट क्या है इसमें और कॉन्सिक्वेंट क्या है। जितना एक्टिव होकर के आप लोग पढ़ाई करोगे उतने अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना, इसीलिए जरूर आप लिखो, थोड़ा अपनी उंगलियों का यूज करो, ऐसे बस मतलब ऐसे ही काम नहीं चलेगा, आपको लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, यस। अब हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, कन्वर्स की बात करेंगे। कन्वर्स क्या होता है, तो ये तो एकदम सिंपल है। देखो कन्वर्स में हम लोग क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, कन्वर्स, ठीक है, ये भी समझ लो जरा एक बार। इसमें हम क्या करते हैं ना, जो एंटीसीडेंट और जो कॉन्सिक्वेंट है ना, ये देखो स्पेलिंग बार बार इसकी गलत हो जाती है, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट और ये रहा कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, आपस में बदल देते हैं। यानी कि जो एंटीसीडेंट है ना उसको कॉन्सिक्वेंट बना देते हैं, और जो कॉन्सिक्वेंट है ना उसको हम एंटीसीडेंट बना देते हैं, किसमें, कन्वर्स में। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये मेरा क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ एक्स देन वाई। ठीक है, तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगी, देखो ये जो कॉन्सिक्वेंट है ना इसको हम एंटीसीडेंट बना देंगे, और ये जो एंटीसीडेंट है ना ये हो जाएगा कॉन्सिक्वेंट। देखो मैं आपको लिख करके बताती हूँ
यहाँ पर हम लिखेंगे इफ, बताओ यहाँ पे क्या आएगा, जो कॉन्सिक्वेंट है उसको हम एंटीसीडेंट बनाएंगे, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, इसका कन्वर्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो बताओ कॉन्सिक्वेंट क्या है, y है ना, तो इफ के बाद क्या आएगा बच्चों, y आ जाएगा, ठीक है। फिर देन के बाद क्या आएगा, देन के बाद यहाँ पर आ जाएगा x, यानी कि एंटीसीडेंट, ठीक है। यस, तो ये होता है आपका कन्वर्स। देखो कितना सिंपल है, बस आपको करना क्या है, देखो ये सिंबल याद रख लेना, इसको ना आप लोग जरूर अपनी नोटबुक में लिखो ताकि आपको ये याद रहे। ये एरो का मतलब क्या है कि एंटीसीडेंट को भेजेंगे कॉन्सिक्वेंट के पास और कॉन्सिक्वेंट को भेजेंगे एंटीसीडेंट के पास, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है ना, इसका कन्वर्स मुझे बताइए, चलिए मैं ही बताती हूँ, है ना, नहीं तो आप बोलोगे सब आपसे ही पूछ रही हूँ। देखो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंट क्या था, ये था कॉन्सिक्वेंट, ठीक है, और एंटीसीडेंट क्या था, ये था एंटीसीडेंट। तो इसकी कन्वर्स में हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, राइट। तो देखो इसको लिखना कैसे है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, कॉन्सिक्वेंट आएगा। तो देखिए इसमें कॉन्सिक्वेंट क्या था, इट इज इवन और ऑड, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, एंटीसीडेंट बनाएंगे, राइट। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, क्या हम ऐसे ही लिख दे इट इज इवन और ऑड। तो अगर आपने ऐसे लिखा तब तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। आपने लिखा इफ इट इज इवन और ऑड, तो कैसे समझेगा आप किसकी बात कर रहे हो, आप नंबर की बात कर रहे हो ना। तो आपको प्रॉपरली यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इफ अ नंबर इज इवन और ऑड, ठीक है। यस, देखो बात तो हमने वही बोली, लेकिन बस हमने इसके आगे नंबर लगा दिया, क्योंकि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे, तो नंबर की बात कर रहे थे, ठीक है। क्या लिखा, इफ अ नंबर इज इवन और ऑड, देन यहाँ पे देखो एंटीसीडेंट क्या था, ये था ना कि अ नंबर इज अ प्राइम नंबर, राइट। तो इसको हम लोग कॉन्सिक्वेंट बना देंगे। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, देखो मैंने इधर क्या लिखा कि इफ अ नंबर इज इवन और ऑड देन इट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। ऐसे करके लिखिएगा, देन इट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। देखो जब भी आप ये स्टेटमेंट वगैरह लिखते हो ना, तो ग्रामर आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप बस ऐसे लिखते कि इफ इट इज क्या लिखते हैं, इफ इट इज इवन और ऑड, तो कैसे समझ में आता है आप किसकी बात कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आता, आपके स्टेटमेंट का कुछ मतलब नहीं निकलता, ठीक है। तो जब भी आप लोग लिखते हो ना, तो अच्छे से ग्रामर वगैरह सब देख करके प्रॉपरली उसको लिखने का, ठीक है। एक बार पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। इफ अ नंबर इज इवन और ऑड, यानी कि हमने क्या किया, कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट बना दिया, ठीक है, और जो एंटीसीडेंट था उसको हमने कॉन्सिक्वेंट बना दिया। यस, तो ये होता है आपका कन्वर्स। इसे आप लोग प्रॉपरली अपनी नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी फाइनली हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 है इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इफ देन फॉर्म, यानी कि यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिन्हें हमें क्या करना है, तो इफ देन के फॉर्म में लिखना है, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके इसको लिखना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, देखो ये रहा आपका स्टेटमेंट। देखो ये सिंपल स्टेटमेंट दिया गया है कि द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, यानी जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम आप जानते हो ना इस तरीके से होता है जिसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल होंगे, फिर ये वाला साइड पैरेलल होंगे, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स है ना, अपोजिट एंगल का मतलब क्या है, ये दोनों एंगल्स, ठीक है, फिर ये दोनों एंगल्स, ये और ये अपोजिट एंगल्स है, ये अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इन्होंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया है। अब इसको आपको क्या करना है, तो इफ देन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मतलब इसको कंडीशन के फॉर्म में लिखना है। तो सोचिए आप कैसे लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है। क्वाड्रिलेटरल मतलब आप जानते हो ना, देखो क्वाड्रिलेटरल किसको कहा जाता है, तो कोई भी फिगर हो अगर उसके अंदर 4 साइड्स है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, या फिर पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, काइट हो, ठीक है, सबके सब किसके अंदर काउंट किए जाते हैं, क्वाड्रिलेटरल में ही आते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का सिंपल सा मतलब क्या है कि आपके पास जो भी फिगर है अगर उसके अंदर 4 साइड, तो फिर आप बोल सकते हो उसको क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है, तो फिर उसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको हिंदी में बताया। अभी इंग्लिश में आप कैसे लिखोगे, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सुना मैंने क्या बोला, चलो लिख करके बताती हूँ। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इफ अ क्वाड्रिलेटरल is a parallelogram, ठीक, then its opposite angles are congruent,
ठीक है। यस तो आप लोग देख सकते हो हमने ये दिए गए स्टेटमेंट को इफ देन के फॉर्म में लिख दिया है। एक बार पढ़ो इसको, क्या लिखा है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, यानी अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो फिर उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, मतलब क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, सिंपल है ना, बोलो। चलो अब आगे चलते हैं, ये वाला स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। देखो इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। रेक्टेंगल आप लोग जानते ही हैं कैसा होता है, इसका फिगर देखो ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे ही तो होता है ना रेक्टेंगल, ये तो मैं स्क्वायर बना रही हूँ, हाँ थोड़ा सा ये बड़ा होता है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स है ना वो क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, अब इसी को हमें क्या करना है, इफ देन का यूज करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ये भी सिंपल है। देखो आपको बताना होगा कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो फिर उसके अपोजिट नहीं तो फिर उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको हिंदी में बताया। अभी इंग्लिश में आप कैसे लिखोगे, तो ऐसे लिखिएगा कि इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सिंपल है ना। चलो अब लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। अच्छे से आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही सिंपल है, छोटा सा ही तो, इसके अंदर बस 2 ही क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम कि इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेलल नहीं, इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये इंक थोड़ा कम हो गया ना, रुको। If a quadrilateral is a rectangle, then its diagonals are congruent। ठीक, यस तो ये रहा आपका आंसर। देखो हमने क्या लिखा कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल क्या है, रेक्टेंगल है, तो फिर उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, यही तो होता है ना, रेक्टेंगल के डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसको हमने इफ देन के फॉर्म में लिख दिया, इफ भी आया और देन भी आया। ठीक है, चलो अब ये थर्ड वन देख लेते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसे मिटाना होगा। तो अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो लिख सकते हो, बाकी मैं इसको मिटाने वाली हूँ। देखो ये जो मैंने बनाया ना, इसको आप जरूर लिख लेना, ओके, अच्छे से। चलो अभी देखते हैं, पढ़ो एक बार इसको। इन आइसोसेलियस ट्रायंगल, यानी कि अच्छा मुझे एक बात बताओ, आइसोसेलियस ट्रायंगल क्या होता है, जिनको भी पता है अभी के अभी कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अभी तो मैं आपको बताऊंगी इसका मतलब क्या होता है, लेकिन मुझसे पहले अगर आप लोग को पता है तो जरूर मुझे बताइए। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि इन आइसोसेलियस ट्रायंगल द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है कि मतलब जैसे कि आइसोसेलियस ट्रायंगल है, आइसोसेलियस ट्रायंगल मतलब वो ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे कि ये रहा आपका ट्रायंगल, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये तो मैंने दूसरा ही ट्रायंगल बना दिया, थोड़ा ये अच्छे से होता है। ठीक है, देखो इस तरीके से इसके दोनों साइड्स क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बाकी तीसरा वाला अलग होता है ना। तो आइसोसेलियस ट्रायंगल में होता क्या है, द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब ये वाले वर्टेक्स की बात की जा रही है। ठीक है, और जो उसका बेस होता है ना, ये रहा बेस, इसका जो मिड पॉइंट है और ये जो वर्टेक्स है, अगर मैंने इसको इस तरीके से ज्वाइन किया, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे सेगमेंट आया ना, ये क्या होता है, बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर उन्होंने यही बात बोली है। ठीक है, तो हमें इससे मतलब नहीं है कि इन्होंने क्या बोला है, बस हमें क्या करना है, इफ देन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे बोलेंगे कि इफ आइसोसेलियस ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पे एन आएगा शायद से, रुको मैं एक बार क्वेश्चन देखूं। जी हाँ, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, एन आएगा, है ना, एन लिखते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आई है, ग्रामर में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि अगर कोई ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलियस ट्रायंगल है, फिर उसके बाद ये पूरा स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। ठीक है, चलो आपको लिख करके बताती हूँ, ये काफी बड़ा दिख रहा है, इसके लिए आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जो दिया है उसे ही आपको लिखना है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि इफ अ ट्रायंगल
इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। इफ अ ट्राइंगल मतलब अगर कोई ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इफ अ ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलियस ट्राइंगल, देन क्या आगे ये पूरा लिख दो कि द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स, देन द सेगमेंट joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base, ठीक है। ठीक, तो ये रहा आपका आंसर। समझाना कैसे लिखा हमने, मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि अगर कोई ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो फिर उसके जो सेगमेंट होंगे, मतलब कोई सेगमेंट है जिससे हम क्या कर रहे हैं, वर्टेक्स और बेस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो फिर वो क्या होगा, वो बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 2, तो पहले आप इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। चलो बच्चों, अभी हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या दिया है कि राइट कन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनके कन्वर्स हम लोगों को बताने हैं, ठीक है। तो कन्वर्स क्या होता है, मैंने आपको समझाया था ना, जैसे कि अगर आपके पास इस तरीके से स्टेटमेंट है, इफ ए देन बी, ठीक है, तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को इंटरचेंज कर देंगे। इसको तो याद ही रख लो, ए फॉर एंटीसीडेंट, सी फॉर कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। तो कन्वर्स में हम क्या करते हैं, एंटीसीडेंट को सी करते हैं यानी कि कॉन्सिक्वेंट, और कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट, यानी कि इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, इफ बी देन ए, ठीक है, इस तरीके से। ओके और एक और बात बता दूं आप लोगों को, देखो अगर आपके सामने कंडीशनल स्टेटमेंट है तो फिर उसका कन्वर्स बताना बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो अगर यहाँ पे कोई स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे, पहले तो उसको इफ देन के फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसके बाद उसका कन्वर्स बताएंगे, ठीक है, समझा। चलो देखते हैं फर्स्ट सब क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या लिखा, मतलब क्या लिखा है इन्होंने कि द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। इसमें क्या बात बोली गई है, पहले हम इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए इन्होंने क्या बोला कि द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस। देखो जैसे कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं बराबर, और एक ट्रांसवर्सल है ना, तो यहाँ पे जो अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, अल्टरनेट एंगल का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये वाले एंगल का अल्टरनेट एंगल ये हो जाएगा, ये वाले एंगल का अल्टरनेट एंगल ये होगा, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने यही बात बताई है। और अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो ये आपका कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं है, यानी कि इफ देन के फॉर्म में नहीं है। और अगर ये इफ देन के फॉर्म में नहीं है तो फिर आप इसका कन्वर्स कैसे बताओगे। अगर आप डायरेक्टली करना चाहोगे ना तो वो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि ऐसे दिमाग में समझना कि इसका कंडीशनल क्या होगा, फिर एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट, फिर उनको इंटरचेंज करना, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको इफ देन के फॉर्म में लिखेंगे और फिर फाइनली हम उसका कन्वर्स बताएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं आंसर। पहले तो कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा जाएगा, तो चलो यहाँ पे लिख दो कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या बनेगा, सिंपल है, रुको समझाती हूँ आपको। हम क्या बोलेंगे ना कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, यानी कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय या फिर मेड बाय दोज टू लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे इसका कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या बोला मैंने कि इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल है देन अल्टरनेट एंगल्स, देन द आएगा कि नहीं बाद में देख लेते हैं, देन अल्टरनेट एंगल्स मेड बाय दोज टू लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल
ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, देखिए सब कुछ सही है ना। क्या लिखा मैंने कि इफ द टू लाइंस आर पैरेलल देन अल्टरनेट एंगल्स मेड बाय दोज टू लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो इसको हमने इफ देन के फॉर्म में लिख दिया। अब इसका कन्वर्स बताना तो आसान हो जाएगा, इसका कन्वर्स क्या होगा, यानी कि फाइनली इसका आंसर क्या होगा। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, कन्वर्स पूछा था। हमने ये क्यों किया, क्योंकि हम कन्वर्स बता सके, इसके लिए हमने ये लिखा। यानी आप ऐसे समझिए कि ये आपका रफ वर्क है, लेकिन आप लोग ऐसे लिख करके दिखा सकते हो इसी के आंसर में, मतलब जो आपके टीचर हैं वो समझ जाएंगे कि आप क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसका कन्वर्स हम बता देते हैं स्टूडेंट्स, यानी फाइनली हमारा आंसर हम बता देते हैं। क्या करते हैं बताइए, इसमें एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या होगा, ये जो है ना द टू लाइंस आर पैरेलल, ये हो जाएगा एंटीसीडेंट, और कॉन्सिक्वेंट क्या होगा, तो देन के बाद ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे कि इफ, सोचना पड़ेगा, इफ द अल्टरनेट एंगल्स मेड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल एंड इट्स ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट देन टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, क्या बोला मैंने, आपको कुछ नहीं समझाना, लिख करके बताऊंगी तो समझेगा। ठीक है, पहले मुझे लिखने दो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, चलो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि इफ द अल्टरनेट एंगल्स मेड बाय टू लाइंस and their transversal are congruent then those two lines are parallel। ठीक है, ये था ना, देखो पैरेलल वाला, then those two lines आर पैरेलल। ठीक, देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि इफ द अल्टरनेट एंगल्स मेड बाय टू लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, यानी कि दो लाइंस हैं हमारे पास। ठीक है, और उनका एक ट्रांसवर्सल है, तो वहां पर जैसे कि ये दो लाइंस हैं, अभी हमें पता नहीं है पैरेलल है कि नहीं, आगे पता चलेगा। ठीक है, ये दो लाइंस हैं और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो अगर इसके अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो वही तो यहाँ पे लिखा है ना कि देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी जो अल्टरनेट एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ये जो दोनों लाइंस हैं इनको हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, यस, तो ये है इसका कन्वर्स, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। ओके, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप ध्यान से समझ करके पढ़ोगे ना, बस ये देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको समझ आ जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे देख लीजिएगा सेकेंड वन, ये ऑलरेडी इफ देन के फॉर्म में है, यानी कि ये ऑलरेडी कंडीशनल स्टेटमेंट है, बस हमें क्या करना है, इसका कन्वर्स बता देना है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे इसका आंसर। पहले तो यहाँ पे एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को हम पहचानते हैं। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि इफ अ पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। तो देखो यहाँ पर देन के बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज योर कॉन्सिक्वेंट, और यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक आपका क्या है, एंटीसीडेंट, राइट। तो हमें क्या करना होगा, कन्वर्स के लिए एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को इंटरचेंज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इफ के बाद हम क्या लिखेंगे, तो देखो ये जो कॉन्सिक्वेंट था ना इसको हम एंटीसीडेंट बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि इफ द टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, इफ टू लाइंस, यहाँ पे द मत लगाइए। ठीक है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल अगर दो लाइंस पैरेलल है देन हम क्या लिखेंगे, अ पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लिख देते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा वो भी आपको समझाती हूँ, पहले लिख लेने दो। ठीक है, क्या लिखेंगे, इफ देन अ पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल of two lines are supplementary, two lines
आर सप्लीमेंट्री। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, यानी कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो फिर अ पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो जैसे कि अगर आपके पास दो लाइंस है और ये क्या रहा इसका ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये दोनों लाइंस क्या है पैरेलल, तो यहाँ पे ये जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं ना वो क्या होते हैं बच्चों सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यानी क्या, अगर मैं इसको और इसको ये दोनों एंगल्स को प्लस करूंगी तो कितना आएगा 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। ओके यस, तो ये इसका आंसर है, अच्छे से इसको समझ लो। देखो हमने क्या किया, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को इंटरचेंज कर दिया। जो कॉन्सिक्वेंट था देखो उसको हमने एंटीसीडेंट के प्लेस पर लिखा और जो एंटीसीडेंट था उसको हमने कॉन्सिक्वेंट बना दिया, ठीक है। यस, तो ये आपका फाइनल आंसर। अभी थर्ड वन देख लीजिए, इसमें क्या दिया है कि द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखो ये ऑलरेडी मतलब ये कंडीशनल स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं है, यानी कि इफ देन के फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले इसका इफ देन फॉर्म लिखिएगा। तो क्या करेंगे हम, पहले यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे, राइट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट ये तो सिंपल है, अब भी हमने ऊपर किया था तुरंत के तुरंत, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में किया था ना। तो क्या बोलेंगे कि इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन डायगोनल्स ऑफ देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ऐसे ही तो लिखा था ना हमने। यहाँ पे लिखेंगे कि इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल क्या है बच्चों, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक। तो ये क्या है, ये इसका कंडीशनल स्टेटमेंट है। देखो हमने इफ देन के फॉर्म में लिख दिया कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, तो फिर उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, राइट। अब इसका कन्वर्स हम लोगों को बताना है ना, यानी कि फाइनली यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। ये समझो रफ वर्क है, यहाँ पे लिख देते हैं इसका कन्वर्स। चलो क्या करना होगा, दोनों को इंटरचेंज, यानी कि जो कॉन्सिक्वेंट है उसको एंटीसीडेंट बनाएंगे, जो एंटीसीडेंट है उसको कॉन्सिक्वेंट बनाएंगे। तो देखो इफ के बाद ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ये है आपका एंटीसीडेंट, और देन के बाद ये जो है ये है आपका कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे कि इफ कैसे लिखा जाएगा, सोचो, इफ इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ऐसे बोलेंगे कि इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। ओके चलो लिखते हैं कि इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज, मतलब क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देन इट इज अ रेक्टेंगल, यानी कि जो दिया गया क्वाड्रिलेटरल है वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो हमने दोनों को इंटरचेंज कर दिया। जो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट में था उसको हम एंटीसीडेंट में लेकर के आए। बोला ना हमने कि इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। यस, तो ये है आपका आंसर। और यहाँ पर हमने प्रैक्टिस एट 1.3 को कंप्लीट कर लिया है। तो इसके अंदर बस दो ही क्वेश्चंस दिए गए थे, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें मेन क्या है, आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए और कन्वर्स भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए और प्रैक्टिस भी कीजिएगा जरूर, है ना, मेरे पढ़ाने के बाद। अब इसके आगे क्या है बच्चों, प्रॉब्लम सेट 1, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। और आप लोग को बता दूं कि अगर आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलता है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारे वीडियोस आपको लाइन से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इधर उधर ज़्यादा मतलब आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। यस, तो आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके चलो, गुड बाय एवरीवन।